रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जब दरख्वास्त डाली गई थी कि इमरान खान से पीटीआई मुशावरत करना चाहती है, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान मुशावरत करना चाहते हैं, टिकटों की तकसीम के हवाले से उसकी इजाज़त नहीं मिल रही है, इजाज़त दी जाए। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इजाज़त देते हुए रिमार्क्स दिए थे, वो रिमार्क्स आपके जहन में हैं? अगर हैं तो फिर हम आगे अब की जो डेवलपमेंट है उस पर बात करते हैं। आपके जहन में होना चाहिए कि आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक बयान दिया था, रिमार्क्स दिए थे, इनफैक्ट बयान नहीं रिमार्क्स दिए थे हेयरिंग के दौरान। उन्होंने कहा था कि निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है, खौफनाक निज़ाम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि निगरान हुकूमत के तहत एक खौफनाक निज़ाम चल रहा है, मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक़ है। उन्होंने कहा था कि एडवोकेट जनरल और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने जब मुखालफत की तो उस पर उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया था कि आप किस बात पर मुखालफत कर रहे हैं और किस बुनियाद पर मुखालफत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए ये भी कहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट काफ़ी नहीं था, क्या आप मुझे भी चाहते हैं कि मैं एक इजाफी नोट लिख दूँ। और उन्होंने निगरान हुकूमत को जानिबदार करार दिया था। निगरान हुकूमत के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि निगरान हुकूमत जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। ये रिमार्क्स आपके जहन में हैं और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि इजाज़त दे दी कि चेयरमैन पीटीआई की बानी पीटीआई इमरान खान के साथ वन ऑन वन अलहदगी में मुलाकात अरेंज की जाए, ये ऑर्डर उन्होंने किया। अच्छा, दूसरी तरफ अब अभी की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो रेहाना इम्तियाज़ डार हैं, जो सियालकोट से NA-71 से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर साइन किए हैं। अब रेहाना डार साहबा जो हैं उन पहले तो उनके कागजात पर बड़े भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं। मसलन एक इल्ज़ाम उनका ये लगा है कि उन्होंने एक अराज़ी उनके नाम पर मुंतकिल हुई है और वो अराज़ी उन्होंने ज़ाहिर नहीं की अपनी प्रॉपर्टी में, हालांकि मुबैना तौर पर उस अराज़ी का रेहाना डार के साथ, उस्मान डार की वालदा के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और वो जालसाजी के साथ, इतने कमज़ोर डॉक्यूमेंट्स के साथ वो तैयार कराई गई है कि उसमें ना रेहाना डार के अंगूठे हैं, ना उनके साइन हैं, ना उसके कोई इनकी तरफ से गवाह मौजूद हैं। लेकिन चूंकि वो इनका ख्याल ये है, ख्वाजा आसिफ या रेहाना डार के मुखालिफिन का, चले मैं ये नहीं कहता ख्वाजा आसिफ ने कराया होगा, लेकिन ज़ाहिर है बज़ाहिर तो उनके मुखालिफ तो ख्वाजा आसिफ ही हैं, कौन कराएगा पे। तो रेहाना डार साहबा के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराई है, अगरचे इसमें रेहाना डार का केस बड़ा मजबूत है, लेकिन ये सब खेल खेलने वालों का ख्याल है कि जब तक अदालत से फैसला होगा तब तक नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो चुके होंगे, तो बाद में होता भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, फ़िलहाल तो इनको कागजात मुस्तरद कराओ। याद रहना चाहिए कि रेहाना डार के जो सियासी मुखालफिन हैं वो इस तरह के मामलात में बड़े घाग हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, उनकी उम्र गुजरी है इसी तरह की चीज़ों में। और एक तो उन्होंने ये एतराज़ उठाया, दूसरा एतराज़ ये उठाया कि इनकी सोशल सिक्योरिटी वाजिबात जो हैं वो उसकी नादहिंदा हैं, सोशल सिक्योरिटी वाजिबात उन्होंने अदा नहीं किए। और वो जबकि कहती हैं कि नवंबर तक उनके पूरे हैं और दिसंबर की डेट से भी ख़त्म नहीं हुई, दिसंबर के जो है नवंबर तक के उनके पास रसीदें और कागजात पूरे हैं। तो बहरहाल ये एतराज़ात एक तरफ रेहाना डार साहबा पे उठाए गए और दूसरी तरफ 1 अरब रुपये हजाने का दावा भी ख्वाजा आसिफ ने इनके ऊपर भेज रखा है कि जी मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया कि पुलिस मैंने भेजी थी। तो ये सारा खेल जहाँ एक तरफ खेला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले खबर ये आई है कि उमर डार जो हैं, रेहाना डार के बेटे और उस्मान डार के भाई उमर डार, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है या हिरासत में ले लिया गया है या अगवा कर लिया गया है, क्योंकि गिरफ्तारी तो ऑफिशियल होती है। लेकिन जो ट्वीट उमर अयूब खान ने की है, वो ट्वीट ये है कि उमर डार हैज़ बीन अबडक्टेड फ्रॉम लाहौर बाय अननोन पीपल, ही इज़ उस्मान डार्स ब्रदर who was himself an enforced disappeared person until his forced interview. He is son of Mrs. Rehana Dar Sahiba who has submitted her nomination papers from Sialkot to contest against Khwaja Asif. फिर वो कहते हैं कि strongly condemn the enforced disappearance of Umar Dar, और फिर आगे कुछ और चीज़ें भी उन्होंने लिखी और कहते हैं कि मामला हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। वाज़ेह रहे आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जो सियालकोट के DPO हैं हसन, शाबाश हसन वाले हसन, जिनको मरियम साहबा ने जलसा उखाड़ने पर शाबाश भी दी थी कि हसन शाबाश, और वही हसन जिनका पिछले दिनों आपने बयान भी दिया सुना था जब रेहाना डार के घर पर हमला करके उनका गिरबान फाड़ा गया था, तो इन्होंने अगले दिन आकर कहा था कि जी ये एक इश्तहारी की वालदा हैं उमर डार की, और उमर डार को
इन्होंने पनाह दे रखी है। अच्छा, अब आज उनको लाहौर से हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक अगर वो इश्तहारी थे और तो हम उम्मीद करते हैं कि वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं, तो सुबह फिर उनको अदालत में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो बहरहाल उमर डार जो हैं वो उनको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो रेहाना डार हैं उनकी जो कवरिंग कैंडिडेट हैं, ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि रेहाना डार की जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो उमर डार की अहलिया ही हैं। उमर डार की अहलिया ही रेहाना डार की कवरिंग उम्मीदवार है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इतने खौफजदा मालूम होते हैं, ऐसा लगता है कि वो रेहाना डार का मुकाबला करने से डर रहे हैं और उनको लगता है कि रेहाना डार से वो जीत नहीं सकते। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बल्ले का निशान हो या ना हो, रेहाना डार घड़े के निशान पर भी खड़ी हो जाएं ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में, तो ख्वाजा आसिफ उनसे जीत नहीं सकते। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं सियालकोट में वो ख्वाजा आसिफ के लिए बिल्कुल भी मुवाफिक नहीं है। तो एक तरफ तो मैंने NA-71 का आपको ये बताया, दूसरी तरफ एक और हल्का जो हाँ अरमगान सुबहानी जीतते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा यहाँ से पिछली मरतबा PTI के टिकट पर लड़के भी हार गई थी। इस मरतबा फिरदौस आशिक अवान, वैसे तो खैर मैं जब सियालकोट करता हूँ 1-2 दिन में या 1 आध दिन में करूँगा, तो उसकी डिटेल ज़रा 5 हल्कों की आपके सामने रखूँगा, लेकिन बस मोटी मोटी बात बता दूँ कि सियालकोट में NA-70 में जहाँ पर अरमगान सुबहानी और फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन लड़ना है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से और दूसरे ने PMLN से, तो वहीं पर PTI की तरफ से सईद भली ने कागजात जमा कराए हैं, जो कि पहले MP के टिकट पर लड़ चुके हैं। सईद भली जो हैं, अगरचे ये पहले कभी जीते नहीं हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, MNA तो खैर ये लड़े भी नहीं हैं, लेकिन उनके भी तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को उठा लिया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो सियालकोट में ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है जैसे राना सनाउल्लाह फैसलाबाद को लीड कर रहे हैं, इसी तरह ख्वाजा आसिफ सियालकोट को लीड कर रहे हैं। बाकी भी अगरचे वहाँ पर जाहिद हामिद वाला हल्का भी है, अरमगान सुबहानी वाला हल्का भी है, राना शमीम वाला हल्का भी है, ये सारे हैं, लेकिन ओवरऑल तो लीड तो सियालकोट तो ख्वाजा आसिफ से इस वक्त नून लीग के सबसे सीनियर बंदे तो वही हैं जो आला तरीन वजारतों पर रहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ की क़यादत में सियालकोट एक खौफजदा सियालकोट महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि उन्हें यकीन है इस बात का कि वो जीत नहीं सकते रेहाना डार से। जैसे मरीम नवाज़ सनम जावेद से खौफजदा हैं, ऐसे ही उस्मान डार ऐसे ही ख्वाजा आसिफ उस्मान डार की फैमिली से और उनकी बूढ़ी माँ से खौफजदा हैं। उनको लगता है कि वो उनसे जीत नहीं सकेंगे। वरना आप सोचें ना, अगर रेहाना डार कमज़ोर उम्मीदवार होती, क्या ज़रूरत थी उनकी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के 1 दिन पहले उन पर पुलिस भेजने की? क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी कि उनके बेटे को गिरफ़्तार करने की या करवाने की? क्या ज़रूरत थी कि उनके सियालकोट में तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान को उठाने की? तो ये इससे मालूम होता है कि ख्वाजा आसिफ शदीद खौफ का शिकार हैं, और हालात उनके लिए, उनको पता है कि ग्राउंड पर उनके लिए बिल्कुल साजगार नहीं है। ये सारा कुछ जब हो रहा है तो इलेक्शन कराने का जो ज़िम्मेदार है इदारा, जिसने इलेक्शन कराने हैं, वो ज़िम्मेदार इदारा जो है वो इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन की हालत ये है कि वो इस चक्कर में लगा है कि मैं कहीं तौहीन इलेक्शन कमीशन के पर जाकर कार्रवाई कर दूं, कहीं वो लगा है कि मैं चला जाऊं इंट्रा कोर्ट अपील में। अब आज देखें ना क्या फ़ैसला किया गया उनकी तरफ से। फ़ैसला किया गया कि यहाँ इलेक्शन पेशावर में जो फ़ैसला आया है, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया था कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया जाए, तो उस पर अब 2 दिन गौर खोज करने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गए, पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में भी चूंकि ज़्यादा स्कोप इस दरख्वास्त का, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त का कि नहीं जी हम बल्ले का निशान हम नहीं दे सकते क्योंकि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये स्कोप पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील का स्कोप मौजूद नहीं है और फिर इनको सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी बहरहाल वक्त ज़ाया करने की कोशिश और फिक्र में है कि वक्त ज़ाया किया जाए। तो हालात आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस भी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताने लगा था कि हसन, वो मैं भूल गया, बात बीच में से कहीं और निकल गई, कि हसन जो हैं, शाबाश वाले हसन जो DPO हैं सियालकोट के, वो और जो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो RO बने हैं, RO गालिबन मजहर इकबाल उनका नाम है, इनके बारे में मुझे बताया गया कि ये बड़े करीबी दोस्त हैं, RO और हसन, DPO वाले हसन। ये मुश्तरका इन्होंने कोई अपना उठक बैठक एक जगह पर रखी हुई है, कोई डेरा रखा हुआ है, इकट्ठे वहाँ पर बैठते उठते हैं और इनका आपस में बड़ा याराना है।
तो ये DPO शाबाश हसन वाले के दोस्त जो आरओ हैं वो भी शाबाश आरओ बन गए हैं और अपनी ज़िम्मेदारी शाबाश लेने वाली मरीम नवाज़ की मजबूरी है कि वो इस वक्त उनको शाबाश नहीं कह सकती, लेकिन उम्मीद है कि इलेक्शंस के बाद ज़रूर वो इन्हें शाबाश कहेंगी क्योंकि परफॉर्म वो भी पूरा कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।